जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आप सभी जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले पूछे जा चुके हैं और इस लिस्ट में ये है पार्ट 9। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर नीति आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके रखा गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। देखो, चेयरमैन जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर और पहले वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। ठीक है। वर्तमान में कौन? वर्तमान में जो सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम साहब है और वर्तमान में वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता क्या है। तो कोई भी स्टेट एक्सपोर्ट करने के लिए यानी निर्यात करने के लिए कितना तैयार है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो डिसाइड किया जाता है इस इंडेक्स के द्वारा। ठीक है। 4 पिलर्स होते हैं जिनके बेस पे इसका डिसीजन लिया जाता है, जैसे पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम या फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग ग्राम सभा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? ऑप्शंस, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए, 300 ए या फिर आर्टिकल 252। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 ए। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की डेफिनेशन है 243 में, 243 ए में है ग्राम सभा, 300 ए में है आपको पता है जो फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके लीगल राइट बनाया गया किसमें, और उसको उठा करके रखा गया 300 ए में। आर्टिकल 252 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय द कंसेंट। ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, The Protection of Human Rights Act provides for the constitution of special investigative agency under section of the act। देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम की धारा किसके तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? सिंपल भाषा में बोलूं तो किस सेक्शन में कहा गया है? किसकी सेक्शन में? ह्यूमन राइट्स एक्ट के सेक्शन में। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो ह्यूमन राइट्स एक्ट के किस सेक्शन में कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कंस्टिट्यूट की जाएगी किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेक्शन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर अबॉलिश्ड द जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स दैट वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स। यानी कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर ने। तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया और 1564 में जजिया कर को खत्म किया। नॉन मुस्लिम्स पर ये लगाया जाता था। अकबर का कार्यकाल क्या रहा? 1556 से 1605। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? राइट आंसर क्या है? H1N1 वायरस, इबोला वायरस, रेबीज या फिर मार्बर्ग वायरस। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, H1N1 वायरस। तो किसकी वजह से फैलता है? जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनके थ्रू ये ह्यूमंस में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is regarded as the hardest substance in a human body that is made up of calcium phosphate and does not dissolve in water। बेसिकली निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? ऑप्शंस हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या जिसको ATP कहा जाता है, टूथ एनेमल, न्यूक्लियोटाइड या फिर डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या जिसको DNA कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टूथ एनेमल। इसको हिंदी में दंतवल्क भी कहा जाता है और ये पूरी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये पानी में घुलता भी नहीं। ठीक। द मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हैज amended most of the penal provisions of
विच सॉरी ऑफ द ओरिजिनल एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। इसमें एक्चुअली में 2 बार ये लाइन लिखी गई है, उसको कंसिडर मत करना। तो सिंपल एक सेंटेंस में अगर मैं इसको पढ़ूं, द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज अमेंडेड मोस्ट ऑफ द पीनल प्रोविजंस ऑफ द ओरिजिनल एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। तो बेसिकली जो ओरिजिनल मोटर व्हीकल एक्ट था वो किस साल में आया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989। 2019 में उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। अगला प्रश्न है, वेयर इज माउंट कैलाश लोकेटेड? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ऑल्दो ये है तिब्बत में, बट चूंकि चाइना का कब्जा है तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना। ठीक। In which year the Supreme Court upheld the right of voters to reject all candidates contesting the elections, saying it would go a long way in cleansing the political system of the country? यानी किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा? बेसिकली नोटा के केस की बात कर रहा है। यानी कि किस साल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो नागरिक हैं उनके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी को वोट ना दें, और ये किस सन में आया और किस केस के तहत आया? बेसिकली इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2013। बट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस केस में आया था ये बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के तहत ये जजमेंट दिया था। तो राइट आंसर है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL है क्या? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो एक अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि नोटा का केस जो है वो कौन सा केस है, या नोटा किस सन में केस, मतलब जो केस हुआ था वो किस सन में आया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ट्विटर वॉज फाउंडेड? यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? अभी तो ये एक्स है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 2006 में। ठीक है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाय? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर, या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आता ये जो NDMA है ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, लेकिन जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि NDMA की स्थापना कब हुई थी। Next question. Which among the following was founded as the successor organization to the General Agreement on Tariffs and Trade GATT? निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के परवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसका पेरेंट मनीष पहले ये संस्था थी GATT, बाद में वो संस्था बनी। तो वो कौन सी संस्था है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसको EFTA कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है, या फिर ट्रेड डाटा मॉनिटर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी WTO। तो पहले ये GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1995 में इसका नाम बदला गया और इसमें कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए गए, तब ये जाकर के बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णित है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। यानी पैदा भी खूब हो रहे हैं और मर भी बहुत सारे रहे हैं, तो ये एक बहुत हाई ट्रांजिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ? जो प्रोटेक्शन ऑफ, बेसिकली इसको कहते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये बना था 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, ये एक्ट बन चुका था, लेकिन लागू हुआ था ये 2006 में।
ठीक है। कब लागू कब हुआ? 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 में ये लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे कि अधिनियमित कब हुआ या लॉ कब बना, अधिनियम कब बना, तो वो हो जाएगा 13 सितंबर 2005। लेकिन अगर कभी पूछे कि ये लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। टोटल कितने सेक्शंस हैं इसमें? टोटल 37 सेक्शंस हैं। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। कब आया था? तो देखो, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए। तो ये जो नेपा है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, 1969 में यूएसए में शुरू किया गया था। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी ने एक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, क्या? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। विच स्टेट इनिशिएटेड द इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया? ऑप्शंस, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो एक एक्ट आया था, यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, जिसके तहत जमींदारी को खत्म किया गया। ये इफेक्ट में कब आया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये मतलब लागू हुआ था 1952 में, एक्ट बना 50 में, लागू हुआ 52 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सिक्यूसेट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऑप्शंस में क्या क्या है, तथ्य की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है, कानून की अज्ञानता क्षम्य है, या फिर कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। तो देखो, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सिक्यूस एक्ट, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने गलती कर दी और आप बोलो कि सर हमें तो कानून मालूम ही नहीं था। नहीं, कानून ये मान के चलता है, अदालत ये मान के चलती है कि आपको सारे कानून पता है, इस वजह से कभी आप गलती मत करो। जैसे मान लो आप बिना हेलमेट आप जा करके गाड़ी चला रहे हो, अब जब आपको पुलिस वाले पकड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस जब पकड़ती है, आपका चालान काटती है, तो आपको ये नहीं बताना, आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है। नहीं, उसको ये आपको जानना है। और भी बेसिक सा एग्जांपल दूं, आप नो एंट्री में घुस गए, ठीक है, जहाँ पे नो एंट्री है वहाँ पे आप चले गए, तो आप ये नहीं कह सकते सर हमें तो मालूम ही नहीं था। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको लॉ पता होना चाहिए। और इसी फ्रेज को कहते हैं इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूस एक्ट, यानी कि कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। अगर आपको कानून नहीं पता है तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो मालूम ही नहीं था, प्लीज इस बार जाने दो। ठीक है, चलो। इन विच ईयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1885, 1947, 1862 या फिर 1858। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1862 में। तो सबसे पहला हाई कोर्ट जो है भारत में बना, वो कोलकाता हाई कोर्ट बना। स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1862 को। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? बार्न्स पीकॉक। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि पहले भारतीय जज कौन थे इस कोर्ट के, तो वो थे शंभुनाथ पंडित। शंभुनाथ पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फेमस फॉर द रीयूनियन ऑफ द टू विंग्स इन 1916? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? बेसिकली ये लखनऊ पैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन मैंने बता ही दिया आंसर, ऑप्शन कानपुर, मद्रास, लखनऊ, सूरत। तो 2016 में ये पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में ये जो है सेशन हुआ था, कांग्रेस का। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जब लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, उस समय अध्यक्ष कौन था अधिवेशन का? तो ध्यान रखना, AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो देखो, पहली बात तो एक अमेंडमेंट आया था 104वां, कब? 2019 में।
संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था और इसमें कहा गया क्या कि जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है ना, इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी ये चीज लागू नहीं है, कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं होता है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? बेसिकली 1 टीबी की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शंस में 1024 बिट्स, 1024 गीगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या फिर 1024 पेटाबाइट्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1024 गीगाबाइट्स या 1024 जीबी कहता है। देखो, 1024 बाइट मिलाकर के बनता है 1 केबी, 1024 केबी मिलाकर के बनता है 1 एमबी, 1024 एमबी मिलाकर के बनता है 1 जीबी और 1024 जीबी मिलाकर के बनता है 1 टीबी। ठीक है। द नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, बेसिकली इसको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? इसको शॉर्ट फॉर्म में I4C भी कहा जाता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ऑप्शंस हैं बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रिपल तलाक वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी बेसिकली ये कह रहा है किस केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, असंवैधानिक बताया गया? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, नवतेज सिंह जोहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 का ये केस है। ठीक है। और 2019 में जब ये लॉ बना तो उसमें कहा गया कि जो ट्रिपल तलाक है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले क्या होता था कि पति ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो तलाक मान लिया जाता था, हो गया तलाक, फिर उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो अलग है। लेकिन इस लॉ के तहत कहा गया कि भैया अब ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा अगर आप ये करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन होम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इम्पोजेस अ पेनल्टी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये जुर्माना लगाया जाता है? ऑप्शंस, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर सिटीजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए और अगर वो प्रोवाइड ना करा पाए टाइम रहते तो फिर उसके ऊपर जुर्माना लगता है। कितने रुपए का? 25,000 का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितने रुपए का जुर्माना लगता है? 25,000 तक। ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, सिटीजन्स ओनली, फॉरेनर्स ओनली या फिर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ओनली। तो भैया आपके घर हैं, यानी कि आपका घर है तो नियम भी आप ही के ऊपर लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है तो आप अपने घर के नियम उसके ऊपर भी चलाओगे। वो तो 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, चला जाएगा। तो घर आपका तो नियम आपके ऊपर ही लगेंगे। तो इस वजह से आपका देश है, आप नागरिक हैं, तो नियम जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी आप ही पर लगेंगे। नियम की बात अलग है। जैसे कुछ नियम होते हैं जो फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों के लिए हो, जैसे राइट टू लाइफ है ना, जीवन का अधिकार, चाहे फॉरेनर हो चाहे घर का आदमी हो, सबके लिए है। लेकिन जो कर्तव्य है, घर की सफाई आप करोगे ना, ना कि पड़ोसी को बुला करके कि भैया चलो हमारे यहाँ पंखा साफ कर दो, या फिर जो गेस्ट आया उसको बोलोगे पंखा साफ कर दो। ड्यूटी तो आपकी है, कर्तव्य आपका है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस पर एप्लीकेबल्स है? ऑप्शन बी, सिटीजन्स ओनली। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स हाउ ए टैक्स में बी इम्पोज्ड और लेवीड, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? ऑप्शंस है 365, 245, 268 या फिर 265। तो सारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या मेंशन है ये हम बात करते हैं। 245 में कहा गया है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। 265 में कहा गया है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 268 में ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। एंड 365 में कहा गया है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 265। ठीक है।
इन विच ईयर द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? क्या बात कर रहा है ये? तो किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है 1935, 1939, 1940 या फिर 1937। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1935। देखो, पहली बात, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है। 1935 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, ठीक, इतना तो क्लियर है। लेकिन जो फेडरल कोड ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी 1937 में, हुई थी इसी एक्ट के बेस पे, लेकिन स्थापित हुआ था 1937 में। ये चीज ध्यान रखना। फिर यही फेडरल कोड ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनता है। कब? ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, 26 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? तो एच जे कानिया, एच जे कानिया साहब, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 में कहा गया है कि देयर विल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर 125 में कहा गया है जो जजेस हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात करी गई है। 127 में क्या कहा गया है? एड हॉक जजेस जो होंगे उनके बारे में बात करी गई है। 129 में कहा गया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्टिकल 129 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, इसके बारे में बात करी गई है आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द अथॉरिटी टू रिवोक द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट? घर के नियम बाबूजी ने बनाए हैं तो बाबूजी भी नियम तोड़ेंगे ही। खैर, जोक्स अपार्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट? निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सही उत्तर है कोई भी, यानी कि ऑप्शन बी, ए बी एंड सी, ये तीनों काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आते। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो राजस्व विभाग की बात नहीं है, ठीक है। ई सर्विस, ई सेवाएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, लेकिन अलग अलग विभागों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसका काम नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये तो काम पुलिस का होता है, सुरक्षा विभाग का, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। फिर उसमें जुडिशरी आता है, वो मेंटेन रखना। ये भी राजस्व के अंतर्गत नहीं आता है। फिर द मोस्ट रीसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू द नेटो इन 2020 वाज। देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी फिर से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन ऐड हुआ है। चल रहा है 2025, तो 2025 में कौन ऐड हुआ है? तो जो ऐड हुआ है वो इस लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, उसके हिसाब से तो इसमें कुछ और ही होगा, लेकिन हमें आज के टाइम पे देखना है। तो अभी जो न्यूएस्ट मेंबर है 2024 में ज्वाइन किया था स्वीडन ने, ठीक है। स्वीडन ने ज्वाइन किया एज 32nd मेंबर। टोटल 32 मेंबर है, 32वें मेंबर के तौर पे नेटो में ज्वाइन किया स्वीडन ने, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नेटो का? 1949 में। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ब्रसेल्स में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? आर्टिकल 74, 75, 165, 166, 76, 77 या फिर 163 या 164? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 74 एंड 75। कैसे? देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है, इसको एक ट्रिक के तौर पे भी समझ सकते हो। कुछ आर्टिकल्स हैं सेंटर के लिए, कुछ आर्टिकल्स हैं स्टेट के लिए। तो जो सेम चीज सेंटर में है वही सेम चीज स्टेट में अगर जाननी हो या पता करनी हो तो कौन से आर्टिकल में है, बस आप सेंटर का याद कर लो, स्टेट का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे? जो सेंटर के आर्टिकल्स है उसमें 89 ऐड कर दो तो वही सेम आर्टिकल स्टेट का निकल आ जाए। जैसे आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल है, वो एक मंत्रिमंडल बनेगा जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, सलाह वगैरह देगा। यही सेम चीज अगर स्टेट में बात करें कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो कि गवर्नर को एडवाइस करेगा, तो 74 में अगर 89 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 163।
फिर 75 में कहा गया है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यही सेम चीज सेंटर में कही गई है। यही सेम चीज अगर स्टेट में जानना है किस आर्टिकल में है, तो इसमें 89 ऐड कर दो, 164 आ जाएगा। फिर 76 में कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, लेकिन स्टेट के बारे में यही सेम चीज 76 में 89 ऐड करोगे 165 आएगा। तो 165 में किसके बारे में बात करी गई है? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। और ऐसे ही 77 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेम चीज स्टेट में क्या होगा? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो जो सेंटर में है वही स्टेट में अगर सेम पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो आर्टिकल्स को कैसे याद रखना है, ये ट्रिक है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें 89 ऐड करोगे तो सेंटर वाली बात स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे आर्टिकल 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 88, 100, 102, 105, 110 एंड 111, ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें 89 ऐड करोगे तो सेंटर वाली जो पोजीशंस हैं वो स्टेट में मिलेंगी। ठीक है, और आर्टिकल 112 से 124 तक ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें 90 ऐड करोगे तो वही सेम चीज आपको स्टेट में मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एटॉमिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पंचायत, केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल या फिर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। बेसिकली 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में है 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52। तो भैया यूनियन जो है वो एटॉमिक एनर्जी पे कानून बनाती है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो एटॉमिक एनर्जी पे कानून बनाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल संसद, ओनली पार्लियामेंट। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी नियम बनाने के जो प्रावधान है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न, इन विच ईयर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट वॉज इनेक्टेड? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शंस है 2015, 1963, 2008 या फिर 1991। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2008। कब? 26/11 का अटैक हुआ था, उसी के बाद में NIA की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। ठीक है, NIA के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। इसके 2 जोनल ऑफिसेस भी हैं, एक तो है आपको जम्मू में मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको गुवाहाटी में। ठीक है, अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा क्वेश्चन और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वाराणसी। इस क्वेश्चन को तो शायद आप नहीं मिस कर सकते। ठीक है, which among the following articles authorizes the parliament and state legislature to establish tribunals for the okay adjudication of the disputes other than the services matters? article 323, article 323b या फिर 239 AB या फिर 239 AA? तो सही उत्तर है ऑप्शन, अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें, देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ ही जाते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स मेंशन है, इन आर्टिकल्स को मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि which among the following articles authorizes the parliament and state legislatures to establish tribunals for the adjudication of the disputes other than the services matters, तो वो आपको मिलेगा आर्टिकल 323A में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये अच्छा एक चीज और बात, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के हिसाब से 323B होगा। कैसे? यहां पे पूछा है क्या? अदर देन द सर्विसेज मैटर्स। ठीक है, तो अदर सर्विसेज के लिए क्या होगा? अदर मैटर्स के लिए 323B होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होंगे वो 323A में होंगे, लेकिन 323B में होंगे अदर्स। ठीक है, अदर मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे उनके लिए। ठीक है, बाकी के जो यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन है उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, 239 टू
239A, 239AA, 239AB, 239B, 240, 241 और 242 तो खत्म ही हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to the enforcement of the fundamental rights, the jurisdiction of the Supreme Court is, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। तो देखो बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के हनन पे कानून बनाने का, यानी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो कि कानून बनाएगा या उसकी मदद करेगा और कोई कोर्ट नहीं है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट भी रिट्स जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में जारी करता है हाई कोर्ट रिट्स को। ठीक है, तो नॉट ओरिजिनल, मौलिक नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट्स भी जारी करते हैं। ठीक है, ओके, ये नहीं होगा, इसमें होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है, रिट्स तो हाई कोर्ट भी जारी करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख करके आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।